ओके दोस्तों, क्या आपको रावण मूवी की वो कैमियो सीन याद है जहां पहली बार हमारे इंडिया की 2 डिजिटल सुपर हीरो चिट्टी और G1 को एक साथ दिखाया गया था। और उस वक्त सबने ये सोचा कि ये बस एक आइकॉनिक कैमियो मूवमेंट है, बट सोचो कि ये जो कैमियो है वो एक हिंट होता जो आगे जाकर एक फ्यूचर प्रोजेक्ट को सेटअप करता। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रावण सच में मर चुका है? यानी रावण के खिलाफ G1 ने तो जीत हासिल कर ली थी, लेकिन क्या उस डिजिटल दुनिया की खतरा अभी भी खत्म हो गया है? अब एक सीन को इमेजिन करो जहाँ एक नया ट्विस्ट है, जहाँ एक तरफ चिट्टी है और दूसरी तरफ G1 है, बट इस बार दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए रावण 2 की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए इस सवालों के जवाब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बाकी आपको पहले ही बता दूं कि इट जस्ट ए थ्योरी वीडियो। तो मेन स्टोरी में जाने से पहले हम रावण मूवी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपको आगे मदद करेगी। तो देखो भाई, मूवी की स्टार्टिंग में शेखर यानी SRK के कैरेक्टर ने रावण नाम से एक एडवांस वर्चुअल रियलिटी गेम को बनाया था, जिसमें इस गेम की विलन अनबीटेबल था। इवन इस गेम का एक रूल था कि इस गेम का जो हीरो है यानी G1 इस गेम के विलन यानी रावण को मार सकता था, बट रावण को उस तरीके से डिजाइन किया गया था जो हाईली एडवांस सेल्फ लर्निंग AI की तरह था। देन इस गेम की इवेंट के बाद लूसीफर, जो प्रतीक का गेमिंग कोड नेम था, वो गेम में रावण को बुरी तरीके से हरा देता है। इवन प्रतीक रावण को चैलेंज भी करता है, बट किसी रीजन की वजह से वो गेम कंप्लीट नहीं हो पाता, और इसी वजह से रावण अपनी कोडिंग लिमिट्स को तोड़कर रियल वर्ल्ड में आने की कोशिश करता है ताकि वो लूसीफर यानी प्रतीक को हरा सके या कहले मार सके। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस गेम में एक स्पेशल मोशन कैप्चर प्लस होलोग्राफिक मटेरियलाइजेशन सिस्टम होता है जो गेम की कैरेक्टर को फिजिकल फॉर्म में भी ला सकता है, जिसे शेखर ने ओरिजिनली सेल्फ टेस्ट के लिए बनाया था। और रावण उसी सिस्टम का मिसयूज करके अपने डिजिटल कोड को फिजिकल नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। इवन G1 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन रावण ने अपनी नैनो पार्टिकल्स को खुद बनाया था, जिसे हम इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू थ्योरी AI फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। एंड देन इसके बाद एंडिंग में G1 अपनी स्पेशल गन का यूज करके रावण की हार्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रावण डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन अगर आप नोटिस करोगे तो जब G1 की बॉडी में रावण की पार्टिकल्स गिरने लगते हैं, तो वहीं G1 की जो फिजिकल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एंड देन प्रतीक G1 की हार्ट की मदद से उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है, और वो सिमिलरली उसी नैनो पार्टिकल्स का यूज करके वो छत पे खड़ा होता है, और वही मूवी का दी एंड हो जाता है। तो देखो भाई, ये तो हो गई पार्ट 1 की रिकैप या कह ले बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं पार्ट 2 की मेन थ्योरी के बारे में। तो देखो भाई, पार्ट 1 के एंडिंग की कुछ सालों बाद हम प्रतीक को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल गेम डिजाइनर बन चुका है, और वो एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहा होता है। जहाँ एक दिन प्रतीक अपने एक नए गेम के ऊपर काम कर रहा होता है, तभी उसके स्क्रीन पे एक अननोन AI कोड पॉपअप होता है जो एक्चुअल में स्ट्रेंज था, और वहीं प्रतीक इसके बारे में G1 को बताता है और उसे स्कैन करने के लिए कहता है, बट स्कैन में कुछ भी नहीं मिलता। बट फिर भी G1 इसे स्कैन करते टाइम इस कोड को एक स्ट्रेंज बट एक फेमिलियर एनर्जी की तरह महसूस करता है, जिसे वो पहले ही मिल चुका हो, बट इसके बारे में कुछ ना मिलने की वजह से वो उस कोड को अनदेखा कर देते हैं। एंड देन इसके बाद हम एक मिलिट्री बेस देखते हैं जहाँ एक ह्यूमनॉइड रोबोट खड़ा था, जिसे कुछ मिशन के लिए अपग्रेड किया जा रहा था, और वहीं इस रोबोट के अंदर वहां पर मौजूद कुछ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट एक नई AI कॉम्बैट मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं जो बैटलफील्ड में अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। और उसी डेटा को ट्रांसफर करने के बीच में एक रेड कोडेड AI फ्रैगमेंट साइलेंट उसके सिस्टम पे घुस जाता है, और ये जो मूवमेंट है वो एक साइलेंट स्टॉर्म की शुरुआत है। एंड देन कुछ दिन बाद हम एक न्यूज चैनल में देखते हैं कि एक सीरियल किलर जो गेम डेवलपर्स को टारगेट कर रहा है और उन्हें बेरहमी से मार रहा है। इवन इसके साथ साथ वो एक सिंबल को एज ए क्लू भी वहां छोड़ के जा रहा है, और वहीं प्रतीक और G1 को इसके बारे में जब पता चलता है तो वो सिंबल को स्कैन करने की कोशिश करते हैं, और वहीं प्रतीक को वो सिंबल जाना पहचाना फील होता है, और उन दोनों को शक होने लगता है कि इसके पीछे का कनेक्शन वो अननोन AI कोड तो नहीं। और जैसे ही G1 इस अननोन कोड को फिर से रीस्कैन करता है, तो वहीं उसके सिस्टम में एक शॉकिंग रिजल्ट पॉपअप होता है जहां वो अननोन AI कोड किसी एक्चुअल फिजिकल सिस्टम में कनेक्ट हो चुका है, जहां G1 उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है, उसका पीछा करते हुए एक एबेंडन फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, और जैसे ही वो फैक्ट्री पर एंटर करता है उसे एक फिजिकल फॉर्म दिखता है, और जैसे ही G1 उसे स्कैन करता है तो वहीं उसे पता चलता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, और जैसे ही वो वहां कुछ कर पाता है वो लाइट की स्पीड पर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उस दौरान उस रोबोट की फेस रिवील हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चिट्टी है। और वहीं G1 कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये चिट्टी है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जैसे ही G1 वहां कुछ रिएक्ट कर पाता, चिट्टी अपनी मल्टीपल वेरिएंट से यूज करके उसे फिर से अटैक कर देता है, और वहीं G1 उससे बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसे काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और वो जैसे तैसे तो वहां से बाहर निकल आता है, बट ही रियलाइज की अगर ये चिट्टी है तो उसके अंदर जो अननोन AI कोड है उसका क्या मतलब है। एंड देन वो सारी चीजें जाकर प्रतीक को बताता है, और वहीं प्रतीक एक प्लान बनाता है कि अगर G1 ने चिट्टी को फुल्ली क्विकली स्कैन किया है तो वहीं उसे कुछ हिंट जरूर दिखने को मिलेगा, और उसी स्कैन में चिट्टी के सिस्टम के अंदर एक अननोन AI फ्रैगमेंट दिखने को मिलता है, जहां उसे स्कैन करने पर कुछ भी नहीं मिलता, बट जैसे ही G1 अपनी हार्ट की मदद से उसे स्कैन करता है, और वहीं उसे पता चलता है कि चिट्टी के अंदर जो AI फ्रैगमेंट है वो किसी और का नहीं बल्कि रावण का ही है, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड में रावण को डिस्ट्रॉय किया गया था तो उसका एक फ्रैगमेंट वहां बच गया था, और जैसे ही प्रतीक ने G1 को सर्वाइव किया वो फ्रैगमेंट भी एक्टिव हो गया। वहीं वो फ्रैगमेंट G1 के डेटाबेस को स्कैन करता है, और वहीं उसे एक ह्यूमनॉइड रोबोट का यानी चिट्टी का डेटाबेस मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी
G1 चिट्टी से मिल चुका था। वहीं वो फ्रेगमेंट चिट्टी की लोकेशन को ट्रैक करके उसकी होल सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है। बाकी अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक छोटा सा फ्रेगमेंट इतने लेवल तक कैसे जा सकता है। तो आपको बता दूं कि ये जो सारी फ्रेगमेंट है वो रावण इवन G1 की एक ब्रेन सेल की तरह ही है, और उनमें से कोई एक भी फ्रेगमेंट अगर एक्टिव हो जाए तो वो रावण की तरह ही तबाही ला सकते हैं। एंड देन बैक टू द थ्योरी, इन्हीं सारी चीजों के बाद प्रतीक रावण की बचे हुए फ्रेगमेंट का यूज करके G1 के सिस्टम को अपग्रेड करने लगता है, क्योंकि अगर इन्हीं सारी फ्रेगमेंट की पावर को सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो शायद G1 रावण की तरह ही पावरफुल बन सकता है, ताकि वो फिर से रावण जो अभी चिट्टी के सिस्टम में ट्रैप करके बैठा है उस बड़ी थ्रेट का इजीली सामना कर सके। एंड देन G1 अपनी कोर सिस्टम में उन्हीं AI फ्रेगमेंट को इंजेक्ट करता है, और जैसे ही उसका प्रोसेस शुरू होता है G1 की ब्लू सूट धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इवन इसके आईज भी रेड होने लगते हैं, और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि G1 का एक डिफरेंट वर्जन था जो दिखने में रावण जैसा ही था, और वहीं उसका नाम होता है रेड G1। अब सोचो कि लास्ट फाइट में एक तरफ G1 जो कि एक नॉर्मल गेम का MVP था, लेकिन अब उसके अंदर रेड कोर पावर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो रावण की फ्रेगमेंट को इजीली ट्रैक करके उसी के खिलाफ उसकी पावर्स को यूज कर सकता है। दूसरी तरफ चिट्टी जो इंसानों से बनाई गई पावरफुल मशीन जो एकदम कैलकुलेटेड एंड ऑप्टिमाइज फाइटर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इसके सिस्टम के अंदर रावण का एक प्रॉपर फ्रेगमेंट है, या कह ले रावण ही है, जो इसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। कि चिट्टी इंसानों से बनाई गई ऐसे कैलकुलेटेड एंड ऑप्टिमाइज मशीन है जिसके अंदर फीलिंग्स भी है, बट उसके अंदर रावण के डेविल ब्रेन के साथ साथ उसकी हार्डकोर पावर अगर मिक्स हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे जाकर कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो अब आगे एंड फाइट क्या होने वाला है इसे जानने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एंडिंग फाइट को लेकर मैंने स्क्रिप्टिंग किया ही नहीं है, बस जस्ट एक सेटअप किया था, और ये जो वीडियो वो एक सेटअप है एक इपिक क्रॉसओवर का। बाकी इन दोनों की अपग्रेडेड पावर को लेकर तो मैंने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है। तो इस इपिक क्रॉसओवर को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।